इस प्रोग्राम में एक्सट्रीम वायलेंस दिखाया गया है। डेट थी 8 फरवरी। उत्तराखंड में कुमाऊं के सबसे बड़े शहर कहे जाने वाले हल्द्वानी में दंगे भड़क उठते हैं। 2 people were killed and 100 policemen were injured in widespread violence over the demolition of what officials said were illegal religious structures in Uttarakhand's Haldwani. Curfew has been imposed at Haldwani and internet services completely shut down. शाम के 6 बजे हुए थे। बनभूलपुरा पुलिस स्टेशन में मजिस्ट्रेट के साथ 11 पुलिसकर्मी भी थाने में मौजूद थे। तभी थाने के बाहर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और थाने के साथ पुलिस वालों को जिंदा जला देने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या कारण थे इतने बड़े दंगे भड़कने के पीछे? प्रशासन की लापरवाही। कहा जा रहा है कि 8 फरवरी को कोर्ट ने कहा और कोर्ट ने कहा कि हम 14 को सुनेंगे, यानी मैटर सब जुडिस हो गया, मैटर न्याय के लिए हो गया। या किसी की सोची समझी साजिश। आरोपी अब्दुल मलिक के खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। Nainital district magistrate said clashes were a result of unprovoked assault by a mob. मेरी फैमिली पर जुल्म किए। What officials said were illegal religious structures in Uttarakhand's Haldwani. दरअसल इसकी शुरुआत आजकल में नहीं बल्कि 1937 में इन दंगों के मास्टरमाइंड बताए जाने वाले अब्दुल मलिक के पूर्वजों ने अंग्रेजी सरकार से खेती के लिए जमीन लीज पर ली थी। लेकिन लीज खत्म होने के बाद भी अब्दुल मलिक जमीन को छोड़ता नहीं है, बल्कि उस पर कब्जा करके बैठ जाता है। लेकिन यह कहानी इसलिए बनाई जा रही थी ताकि मलिक के बगीचे पर कोई कार्रवाई ना की जाए। लेकिन जब जमीन की जांच होती है, कहानी पूरी तरीके से बदल जाती है। मलिक जो व्यक्ति 1988 में मर गया था, उसके फर्जी सिग्नेचर करके जमीन को हड़पना चाह रहा था। इसकी पूरी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। इसके बाद 1970 से 1980 के दौरान जब यूपी के सहारनपुर से रोहिंग्या लोग उत्तराखंड में आने लगते हैं और मलिक के आसपास बनभूलपुरा इलाके में आकर रहने लगते हैं। अब्दुल मलिक 1998 में एक मर्डर करके जेल चला जाता है, लेकिन जल्द ही छूट भी जाता है और साल बीतते जाते हैं और लोग सरकारी जमीनों में मकान बनाने लगते हैं। साल 2016 आते आते लोग रेलवे की पटरी के बहुत पास अपने घर बनाने लगते हैं। लोगों को इतने करीब आते देख हाईकोर्ट अतिक्रमण हटाने के आदेश देती है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले को फिर से हाई कोर्ट को सौंप देती है और लोग विरोध करने लगते हैं, जिस कारण यह मामला 2023 तक चलता है। अब तक नैनीताल में भी अतिक्रमण हटाया जाता है। इस बार हाईकोर्ट हल्द्वानी के लोगों को कुछ समय देती है जगह खाली करने के लिए, लेकिन इस बार भी लोग वहां से हटने के लिए तैयार नहीं थे। इस बार लोगों की बहुत हद तक मदद अब्दुल मलिक ने की थी, क्योंकि अब्दुल मलिक राजनीति में भी एक्टिव था और बहुत से चुनाव भी लड़ चुका था। मलिक ने लोगों को कानूनी तौर पर और रुपयों से लोगों की मदद की, जिस कारण लोगों के लिए अब्दुल मलिक उनका मसीहा बन गया था। वहीं कुछ लोग इसे खास धर्म के लोगों के साथ भेदभाव बताते हैं। वहीं यह मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जाता है, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया, यह कहकर कि अगर इनके घर तोड़े जाएंगे तो पहले इन 50,000 लोगों की कहीं और रहने की व्यवस्था बनानी होगी। इस कारण अतिक्रमण हटाने को रोकना पड़ता है। इसके अगले ही साल हल्द्वानी प्रशासन को पता चलता है मलिक के बगीचे के बारे में, जो बनभूलपुरा में था और जिस पर मलिक कब्जा करके बैठा हुआ था। अब्दुल मलिक कब्जा करके ही नहीं बल्कि नकली स्टैम्प पेपर बना के जमीनें भी बेच रहा था। इसके अलावा मलिक ने सरकारी जमीन पर अवैध मदरसा और मस्जिद भी बनाई हुई थी। इस मदरसा और मस्जिद को हटाने के लिए हल्द्वानी प्रशासन 30 जनवरी को अब्दुल मलिक को एक नोटिस भेजती है और 3 फरवरी की रात मदरसा के साथ साथ मस्जिद को भी सील कर दिया जाता है। लेकिन LIU जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, उसने 31 जनवरी से 3 फरवरी तक प्रशासन को 5 बार अपनी रिपोर्ट भेजी थी। इस रिपोर्ट में पहले ही चेतावनी दे दी गई थी कि अवैध मदरसा और मस्जिद को तोड़ने में भारी विरोध हो सकता है। इसके चलते प्रशासन के लोग 6 फरवरी से ही इलाकों में ड्रोन से नजर रख रहे थे, जिनसे उनको पता चलता है कि घरों की छत में पत्थर जमा करके रखे हुए थे। लेकिन 8 फरवरी तक सारे पत्थर हटा दिए जाते हैं। ऐसा सिर्फ प्रशासन के लोगों को लग रहा था, बल्कि लोगों ने इन्हें छिपा दिया था। 6 फरवरी को हाई कोर्ट में अब्दुल मलिक और उसकी वाइफ सोफिया मलिक ने एक याचिका दायर की, जिसमें 30 जनवरी के नोटिस को हटाने की मांग की गई थी और साथ ही याचिका में कहा गया था कि प्रशासन को न ही जबरन कब्जा करने की इजाजत देनी चाहिए और न ही मदरसा और मस्जिद को तोड़ने की। लेकिन हाई कोर्ट इसकी सुनवाई 14 फरवरी को करने का फैसला लेती है। 6 फरवरी से पहले भी पुलिस मलिक के बगीचे में कार्रवाई करने गई थी,
तब मलिक की वाइफ सोफिया मलिक ने पुलिस वालों को एक कागज दिखाकर पुलिस वालों को वापस भेज दिया था। इस कागज की भी अपनी एक अलग कहानी है, जिससे यह साबित होता है कि अगर आपके पास पैसे और थोड़ी राजनीतिक पहचान है तो आप उत्तराखंड में कुछ भी कर सकते हैं, यानी आप मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकते हैं। क्या था इस कागज में, इसके बारे में भी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। फिर डेट आती है 8 फरवरी की। Nainital district magistrate said clashes were a result of unprovoked assault by a mob. सुबह हल्द्वानी रोज की तरह शांत और अपने काम में व्यस्त था। सब नगर पालिका की गाड़ियां और लोग कूड़ा उठाने में बिजी होते हैं। इन लोगों को फ्री होते होते दिन के 12 बज जाते हैं। 3 बजे के आसपास अतिक्रमण को हटाने के लिए बनभूलपुरा थाने के पास टीमें इकट्ठा होने लगती हैं। 4:30 बजे टीम मलिक के बगीचे के पास पहुंचती है, जिनको आते देख स्थानीय लोग भी वहां पहुंचने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात यह थी कि अभी तक कोर्ट का कोई आदेश नहीं था अवैध मदरसा को तोड़ने को लेकर, और न ही कोई स्टे था, जिस कारण स्थानीय लोग प्रशासन के लोगों से अतिक्रमण हटाने के लिए पेपरों की मांग करने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे यह विरोध बढ़ने लगता है। लेकिन पुलिस इस बात से अनजान की जो लोग घरों की छतों पर है, उन लोगों ने छतों पर पत्थर इकट्ठा करके रखे हुए थे। 5 बजे लोगों ने जेसीबी रोकी और जेसीबी में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ से छतों से और गलियों से लोग पत्थर लेके आते हैं और लोग पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ से पुलिस वालों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले दागना शुरू कर दिया। लेकिन लोग गाड़ियों में आग लगाना शुरू कर देते हैं। एक पुलिसकर्मी बताता है कि प्रदर्शन करने वाले लोग वहां खड़ी बाइकों से पेट्रोल निकालकर पेट्रोल बम बनाने लगते हैं। कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लाते हैं और 5 लोग बैठकर बम बनाने लगते हैं और दंगाई पेट्रोल बम की बोतलें पुलिस पर फेंकना शुरू कर देते हैं। लेकिन जल्दबाजी के चलते कुछ बोतलें सही से जल नहीं पाती, वरना और नुकसान हो सकता था और पुलिस को भागना पड़ता है। लेकिन जहां पुलिस कार्रवाई करने गई थी वहां की गलियां बहुत पतली थी और जहां से भागा जा सकता था वहां दंगाइयों ने पहले ही आग लगा दी थी। दंगाइयों का प्लान दरअसल पुलिस वालों को घेर कर मारने का था, जिस कारण पुलिस आसानी से भाग नहीं पाती और बहुत से पुलिस वाले घायल हो जाते हैं और कुछ पुलिस वाले घरों में छिप जाते हैं और बाकी इंदिरा नगर की तरफ से भागने में सफल होते हैं, जिस कारण से उनकी जान बच पाती है। थोड़ी देर बाद घायल पुलिस वालों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। इसी बीच शाम के 6 बजे बनभूलपुरा थाने के बाहर बहुत से लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। और थाने को चारों तरफ से घेर लेते हैं और साथ ही पथराव करना शुरू कर देते हैं। इस समय पुलिस थाने में मजिस्ट्रेट के साथ 11 पुलिसकर्मी भी थाने में मौजूद थे। उपद्रवी का मकसद दरअसल सभी को आग लगाकर मारने का था। इतने सारे लोगों को आते देख पुलिस वालों ने थाने को बंद किया और स्टोर रूम में छिप गए। लोगों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं टूट पाया, जिससे लोगों ने वहां खड़ी गाड़ियों में आग लगाना शुरू कर दिया। इसके थोड़ी देर बाद गुस्साए लोग थाने का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं और थाने के कंट्रोल रूम में भी आग लगा देते हैं और थाने में तोड़फोड़ करते हैं। साथ ही पुलिस की पिस्तौल और गोलियां भी लूट लेते हैं और उल्टा पुलिस पर ही फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। वहीं पुलिसकर्मी इसकी जानकारी प्रशासन और एसएसपी को देती है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीना वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजती हैं। दंगाइयों के ऊपर पानी की बौछार की जाती है। साथ ही बाकी पुलिस फोर्स को भी थाने के पास भेजा जाता है और राज्य सरकार शूट एंड साइट यानी देखते ही गोली मारने का आदेश देती है। यहाँ राज्य सरकार से हवाई फायरिंग और पैरों में गोली मारने के आदेश मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ से दंगाई भी फायरिंग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस फायर करती है और एक गोली एक दंगाई को लगती है। यह देखकर सभी दंगाई डरकर भागने लगते हैं। अब शाम के 7:48 पर पूरे हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा दिया जाता है और उधम सिंह नगर से पैरामिलिट्री फोर्स हल्द्वानी पहुंचती है और अवैध मदरसा को तोड़ने पहुंची पुलिसकर्मी जो घरों में छिप गए थे उन्हें सुरक्षित वहां से निकाला जाता है। रात के 10 बजे पूरे इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। अगले दिन सारे स्कूल बंद कर दिए जाते हैं और पुलिस फोर्स पूरे बनभूलपुरा को चारों तरफ से घेर लेती है। इसके बाद शुरू होती है पुलिस की कार्रवाई। लेकिन पुलिस देखती है कि ज्यादातर घरों में ताले लटके हुए हैं और कुछ घरों में ताले नहीं है, लेकिन लोग फरार है। लोग पास के गोलापार बाईपास से होते हुए रातों रात अलग अलग राज्यों में भाग जाते हैं और अगले 3 दिन तक लगभग 3000 से ज्यादा लोग हल्द्वानी से गायब हो जाते हैं। सीसीटीवी और वीडियो के आधार पर 36 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और आगे जाकर और ज्यादा लोगों को भी गिरफ्तार किया जाता है, जिनमें से 6 लोगों के पास से 2 अवैध तमंचे और साथ ही 153 कारतूस मिलते हैं, जिनमें से 99 कारतूस पुलिस थाने से लूटे गए थे। इस घटना में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए और 6 लोगों की मौत हो गई थी और 5000 लोगों पर FIR की जाती है। साथ ही सीएम धामी जी का बयान आता है
कि देवभूमि की शांति के साथ खिलवाड़ करने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही उन्होंने यह तक कह दिया था कि उत्तराखंड में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही घटना वाली जगह पर पुलिस चौकी बनाई जाएगी, जहाँ पे अगले कुछ दिनों में स्थायी पुलिस चौकी भी बनाई जाती है। साथ ही पुलिस वालों को एक डेड बॉडी मिलती है जिसका नाम प्रकाश था, जो उस रात यूपी से काम के तलाश में आया था। प्रकाश को 3 गोलियां लगी थी और प्रकाश की जेब से एक मंगलसूत्र भी मिला था। प्रकाश की मौत अवैध तमंचे से हुई थी। इन दंगों में बेगुनाह प्रकाश भी मारा गया था। 10 तारीख तक हालात नॉर्मल होने लगते हैं। बनभूलपुरा के अलावा पूरे हल्द्वानी से कर्फ्यू हटा दिया जाता है और इंटरनेट दोबारा शुरू कर दिया जाता है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई चलती रहती है। लेकिन इसी बीच एक वीडियो आती है जिसमें एक हैदराबाद के NGO हैदराबाद यूथ करेज से एक लड़का काले बैग में रुपयों की गड्डी लेके बनभूलपुरा में बांटता है। ठीक है, हेलो इससे और नहीं रोने की जरूरत नहीं, ये अल्लाह की तरफ से है। इसके अल्लाह की तरफ से है, ठीक है। हेलो, ये अल्लाह की तरफ से। आपका क्या है? पुलिस ने जब इसे अरेस्ट किया तब यह रुपयों का हिसाब नहीं दे पाता है। इसका कहना था कि इसे अल्लाह ने भेजा है और दंगों की वीडियो वायरल करके इसने चंदा इकट्ठा किया है। इसके बाद दंगों का कनेक्शन हैदराबाद से भी जोड़ के देखा जाता है। घटना के 16 दिन बाद दंगों के मास्टरमाइंड बताए गए अब्दुल मलिक को भी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया जाता है। हिंसा हुई थी और हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अब्दुल मलिक को इन सब का जिम्मेदार क्यों माना गया। पहला पॉइंट मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट में बताया था। इस बार लोगों की बहुत हद तक मदद अब्दुल मलिक ने की थी, क्योंकि अब्दुल मलिक राजनीति में भी एक्टिव था और बहुत से चुनाव भी लड़ चुका था। मलिक ने लोगों को कानूनी तौर पर और रुपयों से लोगों की मदद की, जिस कारण लोगों के लिए अब्दुल मलिक उनका मसीहा बन गया था। दूसरा पॉइंट यह था कि जब पुलिस अतिक्रमण हटाने के लिए मलिक के बगीचे पहुंची थी तो लोगों ने पहले से ही पत्थर जमा करके रखे हुए थे। इसका मतलब यह था कि दंगे प्री प्लान्ड थे, जिसमें अब्दुल मलिक और उसकी वाइफ को दोषी बताया जाता है। अब्दुल मलिक साथ ही में राजनीति में भी सक्रिय था, जिस कारण मलिक को लोगों का अच्छा सपोर्ट था। इसके चलते नगर निगम मलिक के खिलाफ 2.5 करोड़ रुपए जुर्माना भी लगाती है। लेकिन अब्दुल मलिक इस नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती देता है और हाई कोर्ट मलिक पर लगाए गए जुर्माने हटा देती है। हाई कोर्ट का कहना था कि अभी तक अब्दुल मलिक आरोपी साबित नहीं हुआ है, जिसके लिए अब्दुल मलिक पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जब अब्दुल के मलिक के बगीचे की छानबीन होती है तो पता चलता है कि यह जमीन कभी अब्दुल मलिक की थी ही नहीं। 2006 में नबी रजा के नाम से इस जमीन को फ्री होल्ड कराने के लिए जिला अधिकारी के पास आवेदन किया जाता है, लेकिन डीएम ने इस आवेदन को नगर पालिका के पास भेज दिया। लेकिन नगर पालिका को शक होता है। जब थोड़ी छानबीन की जाती है तब पता चलता है कि जिस नबी रजा के नाम से आवेदन किया गया था उसकी मौत 1988 में हो गई थी। खुद नबी रजा के भाई ने 1991 में नगर निगम को लिखित बयान दिया था कि नबी रजा की मौत 1988 में हो चुकी है। लेकिन इस आवेदन में नबी रजा के साइन भी थे और उसकी उम्र 55 साल भी लिखी हुई थी। लेकिन जब 2007 में एक बार और हाई कोर्ट में आवेदन किया जाता है, इस बार शपथ पत्र में दोबारा नबी रजा के साइन और एज लिखी हुई थी। तब नबी रजा के सिग्नेचर को पहचानने के लिए हेड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, क्योंकि सवाल उठ रहे थे कि मरे हुए लोगों का शपथ पत्र कैसे बन गया और बना तो सही, सत्यापित कैसे हो गया। क्या डीएम को भी मरे हुए लोग आवेदन करने लगे हैं? जब जांच हुई तब अब्दुल मलिक का नाम सामने आता है। लेकिन अब्दुल मलिक बहुत ही रसूख वाला था और राजनीति में अच्छी पहचान होने के कारण मलिक के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जब बनभूलपुरा दंगों के बाद पूछा जाता है कि यह जमीन मलिक के पास कैसे पहुंची, तब मलिक की वाइफ बताती है कि नबी रजा खान ने यह जमीन 1994 में मेरे पापा को हिब्बे यानी गिफ्ट के तौर पर दी थी। लेकिन सवाल फिर वही था कि जो आदमी 1988 में मर चुका हो वह कैसे 1994 में जमीन को हिब्बे में दे सकता है। अब्दुल मलिक और उसकी वाइफ इसका कोई सबूत नहीं दे सकी। दरअसल इस जमीन में 500 फलदार आम के पेड़ थे जिन पर मलिक कब्जा करना चाह रहा था। आगे चलकर कोर्ट इसी बात पर अब्दुल मलिक का मलिक के बगीचों के साथ कोई वास्ता न होने के कारण खुर्द बुर्द मामले में अब्दुल मलिक को जमानत दे देती है। लेकिन बाकी हिंसा भड़काने जैसे मामलों में जमानत नहीं मिल पाती है। इसके बाद प्रशासन पर भी बहुत सवाल खड़े होते हैं कि प्रशासन को इतनी जल्दी क्या थी, जबकि कोर्ट ने 14 फरवरी का टाइम दिया था सुनवाई के लिए। तो क्या प्रशासन थोड़ी समय के लिए रुक नहीं सकता था? और ILU की जानकारी देने के बाद भी उस जगह को सही तरीके से आइसोलेट क्यों नहीं किया गया? और अगर प्रशासन को कोई कार्रवाई करनी थी तो ये लोग सुबह क्यों नहीं गए? शाम का ही समय क्यों चुना गया? 9 से 10 तारीख के दौरान राजीव लोचन शाह कहते हैं कि बनभूलपुरा में कर्फ्यू जबरदस्ती बढ़ाया जा रहा था
ताकि पुलिस बदला ले सके और लोगों को घरों से खदेड़ा जा सके, क्योंकि एक शख्स ने इंटरव्यू में बताया था कि पुलिस जबरदस्ती घरों में घुस रही है और महिलाओं को मार रही है, घरों को तोड़ रही है। डंडे मारना धमकाना पुलिस के लिए कोई आम बात जैसी हो गई थी। और इंटरनेट भी बंद है, जिससे लोग अपनी बात भी नहीं बता पा रहे हैं, जिससे लोग बहुत डरे हुए हैं और अपने ही घरों में कैदियों की तरह रह रहे हैं। इसके जवाब में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वंदना सिंह कहती हैं, उनका मकसद किसी निर्दोष को सजा देना नहीं है। हमने अपनी पूरी फोर्स पीछे बुला ली है। इसके चलते हमने शाम को ही दूध और खाने की सारी चीजें वहाँ चालू कर दी थी। आज के दिन बनभूलपुरा के साथ सभी जगहों पर शांति है और उत्तराखंड सरकार जगह जगह अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई कर रही है और पहाड़ों को काटकर सड़कें चौड़ी कर रही है। लेकिन क्या पहाड़ों में इस तरह का विकास जरूरी है, या यह आने वाले समय में पहाड़ों को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको इस घटना के रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवाल लिख सकते हैं। अगर कोई हल्द्वानी से यह वीडियो देख रहा है तो हमें अपने एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी ही अनसीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।